नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आपके साथ सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो मैंने आपसे जो एक बात कही थी कि मैं राजस्थान के जो बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं उनकी स्थिति बताऊँ। ज़िले में बता चुका हूँ, उनकी स्थिति बताने वाला हूँ कौन सा ज़िला कहाँ है। तो देखते हैं दोस्तों, बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खां, ये जो तीनों ज़िले हैं पाकिस्तान के हैं। राजस्थान ये कौन से ज़िले हैं? राजस्थान के 4 ज़िले में उनकी चर्चा कर चुका हूँ, वो मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगा, देख लेना। सिर्फ जो बाहर के ज़िले हैं वो बताऊँगा। तो ये पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं। नेक्स्ट, घोटकी, शुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट की, थार पारकर, ये जो 6 ज़िले हैं ये सिंध प्रांत के हैं, ये ध्यान रखना है हमें। फिर देखते हैं गुजरात के साथ, ये जो ज़िले हैं इधर का जो ये एरिया है ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। गुजरात से देखो कच्छ बनाता है, साबरकांठा बनाता है, बनासकांठा बनाता है, महिसागर बनाता है, दाहोद बनाता है। 6 ज़िले हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। देखो भी ये किसके साथ बनाएंगे? ये 6 ज़िले गुजरात के साथ। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, अगरमाला हो गया, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये जो ज़िले हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, एमपी के साथ। नेक्स्ट यूपी के साथ, यूपी के साथ 2 ज़िले बनाते हैं, आगरा और मथुरा, ये यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट अपने जो पड़ोसी राज्य हरियाणा, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये 7 ज़िले हैं ये एचआर के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ। 2 ज़िले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, वो है फाजिल्का और श्री मुक्त साहिब, ये पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। जो सबसे छोटी सीमा है 89 किलोमीटर की है। दोस्तों ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसको प्रैक्टिस करना मैप के द्वारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों मैं संभाग और बता देता हूँ, यहाँ पर संभाग अपने साथ हैं, इनकी चर्चा भी करेंगे। देखो बीकानेर संभाग हो गया, जोधपुर संभाग हो गया, उदयपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया, अजमेर संभाग हो गया, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग। इनको देखना ये है कि इसमें कौन कौन से ज़िले, आपको ऐसे याद नहीं करना, रटना नहीं है, आपको मैप में ही देखना है। बीकानेर में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जो 4 ज़िले आते हैं। जोधपुर में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये जो 6 ज़िले आते हैं। उदयपुर में भी 6 आते हैं, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये 6 ज़िले आएंगे। चौथा है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12, 4 ज़िले आएंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर जो संभाग है उसमें भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और अजमेर खुद 4 ज़िले हो जाएंगे। उसके बाद भरतपुर में भी 4 ज़िले हैं, 4 से कम तो किसी में है ही नहीं। भरतपुर खुद हो जाएगा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। फिर जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग में झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और खुद जयपुर 5 ज़िले आ जाएंगे। एकमात्र ऐसा संभाग है इसमें 5 ज़िले हैं, वो कौन सा? जयपुर संभाग है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये मैं यहाँ पे नागौर ज़िला, उसके आसपास पड़ोसी, अगर आप मैप कवर करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है अपन को। देखो भी मैप कवर कर लिया, अगर आपको पूछा जाए कि जो ये नागौर ज़िला है इसके उत्तर में कौन से ज़िले हैं, इसके दक्षिण में कौन से ज़िले हैं, इसके पश्चिम में कौन से ज़िले हैं, पश्चिम में जैसे जोधपुर आ गया और इधर सीकर आ गया, तो नागौर ऐसा ज़िला है जो मध्य का ज़िला है और उसके जो चारों तरफ कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं वो भी अपन देख चुके हैं। तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो आज की अपनी जो क्लास है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा राजस्थान इसमें कवर होता है। इसकी विशेषता देखें, देखो पहले तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? भौतिक और प्रदेश, भौतिक का मतलब होता है स्थल के उच्चावच, भौतिक का मतलब स्थल के उच्चावच। उच्चावच क्या था? उच्चावच कहते हैं जैसे पहाड़ आ गई, पहाड़ियाँ आ गई, पर्वत आ गए, मैदान आ गए, नदियाँ आ गई, झील आ गई आदि, तो उनको क्या कहते हैं? उच्चावच। और प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र विशेष।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का, जैसे उदाहरण के लिए अपन देते हैं जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कर लो, या भारत का भौतिक प्रदेश, या अमेरिका का भौतिक प्रदेश, यही कंडीशन लागू, स्थल के ऊंचाई होंगे, उसमें पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत, मैदान, नदियाँ आदि का अध्ययन होगा। देखते हैं दोस्तों, अब जैसे पहाड़ आ गई, पहाड़ियाँ आ गई, मैदान आ गई, इनका निर्धारण कैसे करेंगे दोस्तों? इनका निर्धारण है वो ऊंचाई से करेंगे। पहाड़, पहाड़ियाँ, मैदान निर्धारण किससे होता है? ऊंचाई से। और ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? समुद्र तल से। ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? सी लेवल से, यानी ऊंचाई ली जाती है समुद्र तल से, यानी सी लेवल से इसकी ऊंचाई ली जाती है। जो भारत का जो सी लेवल है वो कहाँ पर है? वो चेन्नई में भारत का सी लेवल, और उससे पूर्व कहाँ था? मुंबई में था। देखो दोस्तों, सी लेवल से मैंने बताया था, अगर सी लेवल से यानी समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 300 मीटर हो, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 300 मीटर हो सी लेवल से, ये जो ऊंचाई है एस एल यानी सी लेवल से 300 मीटर ऊंचाई हो तो वो क्या कहलाएगा? वो मैदान कहलाएगा। अगर उसकी ऊंचाई 600 हो तो वो पठार कहलाएगा। पठार का जो पेट, ये औसत ऊंचाई है, ये ऊंचाई ऐसे नहीं है, ये औसत ऊंचाई है। किसी क्षेत्र की औसत ऊंचाई अगर 300 मीटर तो मैदान कहलाएगा। अगर किसी क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 है, उसका पेटा सपाट होता है। सपाट का मतलब ये होता है जैसे अपन हल जोतते हैं या फिर क्यारी वगैरह बनाते हैं, किसान वगैरह उसको भूमि को इक्वल कर देते हैं, एक पाटा फेरते हैं, उस प्रकार की जो भूमि हो वो क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। मैदान हो गए। फिर पहाड़ियाँ देखते हैं। समुद्र सी लेवल से 1800 मीटर तक की ऊंचाई होती है। भाई 600 तक तो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। 300 तक मैदान कहलाएगा। 300 से अबव हो गया वो पठार हो जाएगा, और 600 से अबव हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? पहाड़ियाँ कहलाएगा। और 1800 से 2700 मीटर तक ऊंचाई को क्या कहलाएंगे? पहाड़ कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? पहाड़ कहलाएंगे। ये पहाड़ियाँ कहलाता है। और 2700 से अबव समुद्र से सी लेवल से ऊंचाई हो जिस स्थान की समुद्र तल से, वो कहलाता है पर्वत। वो क्या कहलाएगा? पर्वत। तो पर्वत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है सी लेवल से 2700 मीटर अबव। ये ऊंचाई है वो सब मीटर में है, ये ध्यान देना है। देखो दोस्तों, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी अगर अपन चर्चा करें, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका जो वर्गीकरण है वो 2 विद्वानों ने किया। एक विद्वान का नाम है डॉक्टर वीसी शर्मा और एक विद्वान का नाम है डॉक्टर रामलोचन सिंह। देखो भाई, वीसी शर्मा ने ये जो अवधारणा है ये दी थी 1967 व 68 में, और डॉक्टर जो रामलोचन सिंह हैं उन्होंने ये जो अवधारणा दी थी 1971 में। 1971 ध्यान में आते हैं, हमें एक चीज़ और ध्यान में आ जाती है। 1971 में जो अपना जो पड़ोसी देश है, जो भारत ने अपने पड़ोसी देश को आज़ाद करवाया था, वो था बांग्लादेश। किससे? पाकिस्तान से। तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था, और जो बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये डॉक्टर वीसी शर्मा है, इसने राजस्थान को 7 बड़े भागों में बांटा है। इसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रामलोचन सिंह। जो डॉक्टर रामलोचन सिंह है, इसने राजस्थान को 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणियाँ बताई इन्होंने। 2 बड़े प्रदेश में, पहले तो उन्होंने बताया कि 2 बड़े प्रदेश में, उसके बाद में 4 मध्यम श्रेणी, 13 उप श्रेणी। 2 बड़े प्रदेश कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। 3 मध्यम श्रेणी, इनकी अभी चर्चा करेंगे। 13 उप श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है इतना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं भी किसी भी बुक को उठा के देखोगे कि राजस्थान का जो भौतिक विभागों में कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो आपको 4 मिलेंगे। सही बात है, ये 4 मिलेंगे आपको, 1, 2, 3 और 4। ये 4 भाग मिलेंगे। कौन कौन से? अरावली, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी पठार और पूर्व का मैदान। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड बनता तो यहाँ से बन सकता है कि डॉक्टर वीसी शर्मा के अनुसार राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 7 भौतिक प्रदेश हैं। और अरावली को कई बार अपन देखते हैं कि अरावली को पहाड़ियाँ भी कहते हैं, पर्वतमाला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चलो दोस्तों देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला आपने नाम सुना होगा। अरावली की पहाड़ियाँ तो इसलिए कहते हैं कि अरावली की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है।
930 मीटर है। अब 930 मीटर किस रेंज में आता आप देखोगे, मैंने बताया था कि समुद्र तल से अगर 300 मीटर की ऊंचाई है तो वो क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। यदि समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर तो वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। अगर समुद्र से ऊंचाई 1800 मीटर है तो वो क्या कहलाएगा, पहाड़ियाँ कहलाएगी। तो यहाँ ऊंचाई कितनी, 930, तो 600 से अबव है तो क्या कहलाएगी, अरावली पहाड़ियाँ। तो भाई पर्वतमाला क्यों कहते हैं, पर्वतमाला इसलिए कहते हैं कि जब अरावली का जब निर्माण हुआ था, निर्माण के समय, निर्माण के बाद में जो इसकी ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। कितनी थी, औसत ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर थी। तो इस कारण उसे अरावली पर्वतमाला कहते हैं। और अब अरावली क्या हो गया, वहाँ से धीरे धीरे अरावली क्या हो गया, कटाव हो गया। जो कठोर, देखो अरावली में कठोर चट्टानें हैं और मुलायम चट्टानें हैं। मुलायम चट्टानें उसका क्या हो गया, कटाव यानी अपर्दन हो गया। अपर्दन के साधन कौन से हैं, अपर्दन के साधन जल और वायु, जल से भी कटता है और वायु से भी अरावली का कटाव हो रहा है। दोस्तों जो अरावली की जो उत्पत्ति है, जो अरावली का जो निर्माण है वो किस युग में हुआ देखते हैं। अरावली का जो निर्माण है दोस्तों वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली का निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन निर्माण, प्री कैम्ब्रियन युग में। ये प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, देखो दोस्तों एक होती है जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल, जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल भूगर्भिक समय सारणी, उसके अनुसार काफ़ी युग होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 16 युग होते हैं। उनमें सबसे जो प्राचीन जो युग है, जो हमें अवशेष मिले हैं प्राचीन युग के, वो है प्री कैम्ब्रियन युग में। इसीलिए इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला का दर्जा दिया गया। अगर सबसे नवीनतम पूछें तो हिमालय है। नवीनतम कौन सा है, अपना हिमालय है। नवीनतम कौन सा है, हिमालय है। अरावली का उत्पन्न और जन्म, अरावली का जो उत्पन्न है वो जन्म अरब सागर को माना जाता है। अरब सागर को क्यों माना जाता है, मैं इसको आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा। अब आप क्लास है, जो आगे की क्लास है वो देखते रहिए। देखो दोस्तों जो अरावली है, अरावली के अंदर जो कितने ज़िले हैं, राजस्थान के टोटल 33 ज़िलों में से अरावली का जो विस्तार है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो 13 ज़िलों में है। वैसे इसके अपन इससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे, 16 और 17 तक भी पढ़ेंगे, लेकिन जो माना जाता है कि 13 ज़िलों में कि पूछा जाए, अगर प्रश्न आ जाए कि अरावली का जो निर्माण है वो कितने ज़िलों में अरावली फैली हुई है, अरावली का जो निर्माण हुआ वो कितने ज़िलों में, अरावली राजस्थान के कितने ज़िलों में फैली हुई है, तो वो ज़िले हो जाएंगे आपके 13। कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सिरोही, पाली, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको विस्तार से चर्चा करता हूँ। ये राजस्थान में अरावली ऐसे फैली हुई है। देखो दोस्तों अभी इसको देखते हैं अरावली की जो शेप है वो किस प्रकार है। ऐसे फैली हुई। देखो राजस्थान में, भारत में प्रवेश करें, बात करें तो भारत में पालनपुर गुजरात में कहाँ से आती है, अरब सागर से। कहाँ से, अभी अपन ने पढ़ा था ना अरब सागर। अगर पूछा अरावली का जो पिता है, अरावली का जन्म कहाँ से, अरब सागर से। अरब सागर से राजस्थान में कहाँ आती है, गुजरात, पालनपुर। कैसे आती है वो बताऊँगा, समझाऊँगा उस चीज़ को। और अगर पूछे कि राजस्थान में प्रवेश, खेड़ बर्मा सिरोही, खेड़ बर्मा सिरोही। देखो प्रवेश खेड़ बर्मा, खे ध्यान में रखना, खे, और जो बाहर निकलती है वो खेतड़ी झुंझुनू से। राजस्थान में प्रवेश स्थल है वो तो कौन सा है, खेड़ बर्मा सिरोही, और जो अंतिम स्थान है राजस्थान का वो खेतड़ी झुंझुनू है। खे ध्यान रखना, खेड़ बर्मा और खेतड़ी झुंझुनू। और जो अरावली का अगर भारतीय पूछे तो अंतिम स्थान कौन सा है, दिल्ली है। प्रारंभिक स्थान पालनपुर गुजरात है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इसे हरियाणा में डोसी पर्वतमाला भी कहते हैं, ध्यान रखना। उसकी ऊंचाई घटता क्रम, बढ़ता क्रम, क्षेत्रफल घटता बढ़ता, मैं भी इसको समझाऊंगा आपको, ये देखते रहिए आप दोस्तों। देखो भारत का मैप देखो, ये अरब सागर है और यहाँ पर अरावली का जो प्रवेश होता है फिर आगे जाती है। राजस्थान में प्रवेश होते हुए अंतिम स्थान दिल्ली। देखो दोस्तों अरावली के गर्भ में क्या है, गर्भ में क्या है, चट्टानें हैं। चट्टानें कौन सी,
क्वार्टजाइट चट्टान, ये भी चट्टानों के प्रकार, ये अग्न्य प्रकार की चट्टानें होती है। क्वार्टजाइट चट्टानों में कौन से तत्व होते हैं? ग्रेनाइट होता है, नीस होता है, शिस्ट होता है जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरावली का जो निर्माण वो किस चट्टानों से होता है, किस प्रकार की चट्टान? तो क्वार्टजाइट चट्टान। जो क्वार्टजाइट चट्टान है, क्वार्टजाइट जो चट्टान है उनका निर्माण किन धातुओं से हुआ? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। और ये अग्न्य प्रकार की चट्टान का ही एक रूप है। किसका? अग्न्य। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली का जो आकार है वो आकार कैसे है? वल्लित पर्वतमाला। वर्तमान में नहीं है वल्लित, वर्तमान में क्या विशिष्ट रूप में, वर्तमान में जो इसका जो ऐसे वल्य आकार नहीं है, क्या हो गया इसका? अपर्दन हो गया। अपर्दन के साधन कौन से थे? मैंने 2 साधन बताए थे, जल और हवा। अरावली की जो तुलना है वो, अरावली की जो तुलना है वो की गई है 3 चीज़ों से की गई है। एक तो अपलेशियन पर्वत से की गई है, एक तंदूरा या तानपुरा एक वाद्य यंत्र उससे की गई है, कान से की गई है, एक अंग है उससे की गई है। किससे की गई है? पर्वत से की गई है, एक वाद्य यंत्र से की गई है, एक अंग से की गई है। अपलेशियन पर्वत से कैसे की है? जिस प्रकार अरावली का विस्तार है उसी दिशा में अपलेशियन पर्वत का जो कहाँ है? यूएसए में। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? यूएसए में है। तानपुरा, तंदूरा, तानपुरे की जो आकृति है वो ऐसी होती है। देखो भाई, तानपुरे की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है, अरावली की आकृति भी ऐसी होती है। एक वाद्य यंत्र होता है। जब अपन कला और संस्कृति ये बजाने वाले जो होते हैं योगी और जोगी पर एक कहानी भी है, जो भी अपन कला और संस्कृति पढ़ेंगे उस समय उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कान। कान के समान कैसे? कर्णवर्त। देखो अपना जो कान होता है ऐसे होता है, इस प्रकार कान के समान कैसी होती है? कर्णवर्त। इसको एक बार छोड़ देते हैं। कर्णवर्त कान के आकार जैसी है, ठीक है, कर्णवर्त, ये ध्यान रखना है। देखो भाई, अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा, ये अरावली का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, जैसे ऐसे अरावली है, ये जो हिस्सा है ये पंखानुमा आकार का, कैसा? पंखानुमा आकार का। जो अरावली का उत्तरी भाग है वो भेड़ की पीठनुमा आकार का है। जो अरावली का जो उत्तरी भाग है वो भेड़ की पीठनुमा आकार का है। दोस्तों देखते हैं अरावली से निकलने वाली नदियाँ। एक सूत्र है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, ये ध्यान में रखना। बे, बना, सा, सु, को, खा, लू। बे, बना, सा, सु। बे से बेड़स नदी, बना से बनास नदी, सा से साबरमती नदी, सु से शुकड़ी नदी, को से कोठारी नदी, खा से खारी नदी, लू से लूणी नदी। ये निकलती कहाँ से है? जो बेड़च नदी है इसको आइड भी कहते हैं। जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती हैं। जो बनास नदी है, खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद से निकलती हैं। साबरमती है, कोटरा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। सोजत, ये सोजत की पहाड़ी है। सुकड़ी नदी, सु से जो इसका जो तालमेल बैठ रहा है, सोजत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पाली है। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। कोठारी नदी है, वह दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ? राजसमंद में। जो खारी नदी है वो बिजरावल की पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है? बिजरावल की पहाड़ी कहाँ? राजसमंद में। लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अरावली की चोटियाँ उसकी चर्चा करते हैं। इसका एक कोड है। देखो कोड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर लेता है, लेकिन फिर भी इस कोड से अपन ध्यान देंगे। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को, यहाँ को आता है, ये को कोड में, ठीक है। को बनाए साइलेंट होता है। रख रे खो, भेरू बाबा। देखो भाई, ये कोड आप वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब जब भी आपने नाम सुना, देखना सबसे पहले ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो संतों का शिखर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी ऊंचाई सिर्फ एक चोटी की ध्यान रखिए, बाकी ऊंचाई यहाँ मैंने लिखी हुई है लेकिन ध्यान में नहीं रखनी है, पूछी ही नहीं जाती है। गुरु शिखर 1722 है। एक शेर की ध्यान रख लो, 2 चोटी 1597। इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा। जिला पूछे गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। अगर पूछे कि अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ वो सिरोही जिले में, जो दक्षिणी
इस में राजस्थान की दक्षिणी दिशा में है। शेर सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में है, उनसे ये ध्यान में नहीं रखनी है। जरंगा उदयपुर में है, अंचलगढ़ ये भी सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जहाँ हल्दी घाटी ये सुना होगा। एक धोनिया है कुंभलगढ़ के बाद, देखो भाई धोनी आती है जो बीच में कभी नहीं आती है आपके सूत्र में, ये भी देखना है आपको। ये भी राजसमंद में। रघुनाथगढ़ ये सब आप भली भांति परिचित हो गए, सीकर में है, जहाँ जीण माता का मंदिर भी है। खो हर्ष और जीण माता का खो नागौरियन या खो भी मिल जाएगा, खो नागौरियन भी मिलेगा, ये जयपुर में है। बहराज ये अलवर में है, बबाई ये झुंझुनू में है, बेराट ये जयपुर में है। एक तारागढ़ भी आएगी, वो कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक चर्चा कर लेते हैं पेंजिया और पेंथालासा की, कि इनका जो भौतिक जो प्रदेश है, इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, किसका भाग है, अरावली किसका भाग है। ये चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा पेंथालासा, पेंजिया। देखो पृथ्वी का जो प्रारंभिक जो रूप था ये था एक पेंजिया, जो कठोर भूभाग था। जो देखो धरती का जो निर्माण है, जो अपने पृथ्वी का जो निर्माण है, ये बताया था कि पहले एक आग का गोला थी, काफ़ी गर्म थी, धीरे धीरे तापहास हुआ, उसके कारण इसका निर्माण हुआ। जो पानी का जो भूभाग था उसको कहा जाता था पेंथालासा, और जो कठोर भूभाग था, जो ज़मीनी भूभाग कह सकती हो, ये मिट्टी कंकड़ पत्थर थे, उसे कहा जाता था पेंजिया। दोस्तों ये जो पेंजिया था ये टूटा, देखो ये समझाया हुआ है, ये पेंजिया है, ये टूटा। ये कितने भागों में टूटा? ये 2 भागों में टूटा। तो अब जो पेंजिया का अस्तित्व तो खत्म हो गया, तो टूटा तो विखंडन से एक का निर्माण था लारेंसिया यानी अंगारालैंड, इसे कहा गया अंगारालैंड या लारेंसिया, और एक का नाम था गोंडवानालैंड, इसे कहा गया। नीचे वाला जो नीचे वाला जो भाग था उसे कहा गया गोंडवानालैंड, जो ऊपर वाला भाग था उसे अंगारालैंड, और जो बीच में जो ये भाग है इसे कहा गया टेथी सागर, जो जलीय भाग था टेथी सागर। अब इससे टूट कर बाकी जो अपने एशिया वगैरह बने। दोस्तों जब ये विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखें, विखंडन कब हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। ये भी आपको दिमाग पे जोड़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में पृथ्वी का जो शेप था वो कैसा था, कि जो ये आग का गोला था, धीरे धीरे तापहास हुआ। जो पेंजिया था, कठोर भूभाग को पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया 2 भागों में टूटा, और जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा। पेंजिया 2 भागों में, एक का नाम था अंगारालैंड, एक का नाम था गोंडवानालैंड, और जो बीच में जो जलीय भूभाग था उसे कहा गया टेथी सागर। अब ये धीरे धीरे जो ये टेथी सागर था, अब इधर से देखो अंगारालैंड से जो नदियां बहती थी और गोंडवानालैंड से जो नदियां बहती थी, और यहाँ पर एक दलदल जम गया। जो नदियां बहती हैं तो साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी जीवाश्म लेके आती हैं, और इनसे यहाँ जमाव। फिर कहा गया जो अंगारालैंड था वो गोंडवानालैंड की तरफ चला, और गोंडवानालैंड था वो अंगारालैंड। यानी बात है कि गोंडवानालैंड तो चला उत्तर की तरफ, और जो अंगारालैंड था वो चला दक्षिण की तरफ। ये इधर चला, दोनों आपस में टकराए। टकराने से क्या हुआ, जो ये बीच का जो भूभाग है इसमें क्या पड़ गया? वलन पड़ गया, और यहाँ से ही अरावली का निर्माण बताया था कि इस भूभाग से क्या बताया था। अब पूछें कि अरावली का निर्माण किससे हुआ था, तो आप किससे बताओगे? गोंडवानालैंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं पूछूं कि अरावली किसका भाग है, तो अभी मैं समझा चुका हूं, तो ये गोंडवानालैंड का भाग है। अरावली पर्वतमाला की वायु घाटियां, देखो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की वायु घाटियों की चर्चा करते हैं। वायु घाटियां क्या होती है? जैसे ये पर्वतमाला बनी हुई है बीच बीच में ऐसे, यहाँ पहाड़ है और यही क्या है? यहाँ समतल भूभाग है, यहाँ जगह है। तो क्या करते हैं, इधर जो पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान है, क्या है, और पूर्व में क्या है? मैदान है। इधर वाली जो मिट्टी आती है पहाड़ें, तो क्या अरावली क्या करती है? मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। लेकिन जो बीच में जो नीचे जो भूभाग है, जो मैदान है, इन्हें कहा गया है वायु घाटियाँ। ये वायु घाटियाँ क्या करती हैं? जो पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका क्या करती हैं? मार्च करती हैं, विस्तार करती हैं। किधर? पूर्व के मैदान में, पूर्व के मैदान में। और वो विस्तार किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वायु घाटियाँ हैं कहाँ? 2 जगह, ब्यावर और अजमेर में। ब्यावर है जो अजमेर, ब्यावर और सांबर में।
अरावली का अगर बात करें कि ऊंचा शहर कौन सा है, अरावली का जो ऊंचा शहर है वो कौन सा है, माउंट आबू। नीचा शहर अजमेर। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, कम विस्तार अजमेर में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 99,771 वर्ग किलोमीटर अरावली का जो विस्तार है वो वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रख सकते हो 99771। ठीक है, इजी है। अगर पूछें अरावली का गर्भगृह पिता यानी अरावली का जो जनक है उसको अरब सागर को माना कैसे माना जाता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में क्या था, पेंजिया था, पेंथालासा था। तो पेंथालासा था वो किसे कहा गया था, जो पूरा जो जल, ये जल का जो जल से घिरा हुआ जो भाग था उसे क्या कहा गया था, पेंथालासा। पेंजिया कहा गया जो कठोर भूभाग था उसे कहा गया था पेंजिया। और फिर पेंजिया के 2 टुकड़े हुए थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और फिर धीरे धीरे कैसे जो 33 सागर था उसमें किस प्रकार वो उसका निर्माण हुआ था, भूभाग जो पहाड़ों का इनका निर्माण हुआ है, वहाँ से वलन पड़े। ये चीज़ें फिर से भी समझाऊंगा, लेकिन मैंने मोटे तौर पे यहाँ प्रवेश, भारत में प्रवेश की बात करें तो पालनपुर भारत में, ये इंडिया में प्रवेश है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करें खेड़ बर्मा। देखो प्रवेश खेड़ बर्मा सिरोही और बाहर राजस्थान से अरावली का जो अंतिम बिंदु है खेतड़ी, खेड़ बर्मा और खेतड़ी, ये ध्यान रखना। फिर राजस्थान से आउट खेतड़ी में हो जाती है। राजस्थान में जिले में 13 बता चुका हूँ। ठीक है, किन राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद में किन कहाँ जाती है, हरियाणा। और हरियाणा में से क्या कहते हैं, डोसी पर्वत माला कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो किस दिशा में, अगर आपको मैप आ रहा है तो बढ़िया तरीके से आप बता सकते हो कि इसका विस्तार है जो पश्चिम से दक्षिण है। फिर आप दक्षिण से उत्तर कह सकते हो, पश्चिम से तो दक्षिण और उत्तर से पूर्व का जो इसका विस्तार है वो आप आराम से इसको देख सकते हो। समय दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी अगली क्लास जल्द होने वाली है। अगर आप नियमित रहेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसी क्लासें आपको लेता हूं। अपना जो रिव्यू है, जो अपना जो कमेंट है भी डालेंगे आगे, आपको ये क्लास पसंद आए या ना आए, उसके और भी कोई ऐसा सुझाव दें कि हम इसमें कोई और नवाचार करें और अच्छी तरीके से आपको समझा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।